A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है और मैंने टेस्ट की टाइमिंग भी आप लोगों को बता दी थी। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 25 या 30 सेकंड बाद में आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को टेस्ट के कुछ रूल्स बता देता हूं और ये रूल्स मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगों को बताए हुए थे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर केवल एक बार ही बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको केवल एक बार बताना है। अगर एक बार से ज्यादा किसी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो मैं आपका आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं वैसे ही आपको लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है। ध्यान रखिएगा, तभी मैं आपका आंसर चेक कर पाऊंगा। अगर कमेंट करके अपना आंसर नहीं बताएंगे तो आपका आंसर चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर बताने से पहले करना है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे आंसर बताने के बाद अपना आंसर बताएगा तो मैं उसका आंसर गलत ही मानूंगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही सोच समझ के अपने क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर एक बार ही करना है। ठीक है, अगर एक बार आप क्वेश्चन का आंसर कर देंगे तो आप अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन चेंज करेंगे तब भी मैं आपके आंसर को गलत ही मानूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप लोगों का टेस्ट यहां पे स्टार्ट हो जाएगा तो आपका पूरा फोकस टेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे कोई स्टूडेंट मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप टेस्ट के बाद पूछ लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, तो ये सब आपको टेस्ट के बाद पूछना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित हैं। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहां पे 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। 20 सेकंड के अंदर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि निम्न में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित हैं। चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है वाई और एनबी, ऑप्शन बी जीई और एसबी, ऑप्शन सी दिया है एएस और एसएन और ऑप्शन डी दिया है एसई और सीडी। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स के जो नाम लिखे हुए हैं वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, आप कमेंट करके पहले आंसर बताइएगा, फिर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं जो करेक्ट होगा उसका पूरा नाम भी आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। अगर आपको नाम पता है तो नाम भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 सेकंड का समय पूरा हो चुका है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, वाई और एनबी, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पे वाई, इस एलिमेंट का नाम क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है यट्रियम। ध्यान रखिएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं। वाई, इसका पूरा नाम मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। यट्रियम इसका नाम है, वाई डबल टी आर आई यू एम। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये ट्रियम, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 39। ध्यान रखिएगा, 39 होता है।
परमाणु क्रमांक 39 ये ट्रियम का होता है, ठीक है, YTTRIUM, ये है वाई से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, ये ट्रियम। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे NB लिखा हुआ, चलिए NB के बारे में आपको बता देता हूं। तो NB इसका नाम क्या है, इस एलिमेंट का क्या नाम है, इसका नाम है नायोबियम। क्या नाम है, नायोबियम। ये आपको ध्यान रखना है, BIUM, NIOBIUM, ये इसका पूरा नाम है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 41 है, ठीक है। आप पेरियोडिक टेबल में चेक कर लीजिएगा, ये जो ये ट्रियम है और नायोबियम है, देखिए ये ट्रियम का एटॉमिक नंबर जो आपका होता है 39 होता है और नायोबियम का होता है 41। तो पेरियोडिक टेबल में चेक कीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो दोनों तत्व हैं ये आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है। यहां पे सेम पीरियड की बात हो रही थी, समान आवर्त की बात हो रही थी। तो जो ये ट्रियम और नायोबियम है, ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों तत्व हैं, ये आवर्त सारणी में समान आवर्त में उपस्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कम से कम एटॉमिक नंबर 45 तक के एलिमेंट्स के नाम याद कर लीजिए और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अच्छे से लर्न कर लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप अदर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस आपके नहीं हो सकते, करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन ए ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि सिल्वाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन आपका है कि सिल्वाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर करने के लिए मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूं। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम का, ऑप्शन बी पोटेशियम का, ऑप्शन सी चांदी का और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए और सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। एक बार जो आंसर कर देंगे आप अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूं अगर कोई स्टूडेंट ऑप्शन अपना चेंज करेगा मैं उसी समय समझ जाऊंगा कि आपने आंसर अपना रॉन्ग किया है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर अपना चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पोटेशियम का। यानी जो सिल्वाइन है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो ये पोटेशियम का होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और करीब मैंने आपको 35 प्लस क्वेश्चंस भी अलग से करवाए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा पोटेशियम का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 बार कराया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी पोटेशियम का ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते तो आपको ऑप्शन में के भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सिल्वाइन इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखिएगा। जब टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो सिल्वाइन का जो फॉर्मूला है ये आपको कमेंट करके बताना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में आपसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था। मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं गैसियस लॉस वाला, तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था थ्योरी पार्ट में। जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कर पाएंगे, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही करवाया हुआ है तभी टेस्ट में पूछ रहा हूं। क्वेश्चन यहां पे है कि वर्ग माध्य मूल वेग तापमान से निम्नलिखित व्यंजक के द्वारा संबंधित होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। 15 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं, इसी समय में आपको अपना आंसर करना है। अभी 2 दिन पहले पढ़ाया हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले थ्योरी पार्ट में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आई होप सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ग माध्य मूल वेग तापमान से निम्नलिखित व्यंजक के द्वारा संबंधित होता है। 4 ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, आंसर भी अपना कर लिया है। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी
यानी VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3RT/m, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे पूछा गया था वर्ग माध्यमूल वेग तापमान से निम्नलिखित व्यंजक के द्वारा संबंधित होता है, तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। यही सब क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन कहां से आ गया, तो जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और फिर वही मैं आपसे टेस्ट में भी पूछता हूं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और कोई भी स्टूडेंट यहां पे अपना ऑप्शन चेंज नहीं करेगा। इससे पहले जब मैंने आपका टेस्ट लिया था लास्ट टाइम, वहां पे मैंने देखा था कई स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले थे जिन्होंने अपना स्कोर गलत बताया हुआ था। तो आज ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक स्टूडेंट का एक एक ऑप्शन चेक करूंगा, चाहे मुझे जितना टाइम लगे मैं चेक जरूर करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर गलत आंसर गलत अपना स्कोर बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम भी बताऊंगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने अपना स्कोर गलत बताया हुआ था। तो बहुत ही सोच समझ के अपना स्कोर बताइएगा, लास्ट में गलत मत बताइएगा, नहीं तो फिर अगली वीडियो में मैं आपका नाम भी लूंगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने अपना स्कोर गलत बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि कांच के एक प्रिज्म में बैंगनी, लाल एवं हरे प्रकाश का वेग क्रमशः, फिर यहां पे देखिए V से तो हमारा वेग हो जाएगा और फिर इसके नीचे V लिखा है, V से हमारा मतलब हो जाएगा वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद VR लिखा हुआ है, R से हमारा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड यानी लाल, एवं G से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, G से हमारा मतलब हो जाएगा ग्रीन, ध्यान रखिएगा। तो VG है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन नया लग रहा होगा। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आज ही 2019 का पेपर चेक कीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा, मैं आपको कोई अलग से क्वेश्चन नहीं कराता, जो क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं या फिर आ सकते हैं वही सब मैं आपको करवाता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वाला जो रिलेशन है ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं क्यों यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट हुआ। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और हरे रंग की उससे कम तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। यहां पे तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, हरे रंग की उससे कम तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। चूंकि प्रकाश का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, इसलिए प्रकाश के लाल रंग का वेग सबसे अधिक, यानी जो प्रकाश का लाल रंग होगा उसका वेग सबसे अधिक। ठीक है, फिर उसके बाद हरे रंग का उससे कम, यानी हरे रंग का उससे कम, और बैंगनी रंग का सबसे कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैंगनी रंग का सबसे कम होगा यहाँ पे, और सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का होगा। तो इसी फॉर्म में तो आपका ये रिलेशन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको रीजन क्या बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट करके बता देता हूं। मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, हरे रंग की उससे कम तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। चूंकि प्रकाश का वेग, जो प्रकाश का वेग है ये तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, इसलिए प्रकाश के लाल रंग का वेग सबसे अधिक। तो देखिए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो लाल रंग का वेग है यहां पे सबसे अधिक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और हरे रंग का उससे कम, यानी लाल से कम हरे रंग का, यानी VG, जी से मतलब हमारा ग्रीन, यही तो हो जाएगा। तो यहां पे लाल रंग का वेग सबसे अधिक, हरे रंग का उससे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे।
वी, वी से मतलब वी वायलेट हो जाएगा, यही तो होगा हमारा। वी से मतलब हमारा यहाँ पे जो कैपिटल वी आपका लिखा है वेग होगा सब में, और वी से मतलब यहाँ पे वायलेट, जी से ग्रीन और आर से रेड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए ये टोटली कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है और आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया है अरिहंत की बुक में, लेकिन मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं कराया, आप चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाके, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसको एक बार अच्छे से पढ़ तो लिया कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं, वो ये कमेंट करके कहते हैं कि सर जल्दी से ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, ये वाला पढ़ा दीजिए, लेकिन जो पढ़ाया है उसे नहीं पढ़ते हैं, और जब टेस्ट होता है तो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको पहले से पढ़ा दी है कम से कम उसे तो पढ़ लीजिए, उसमें तो आप श्योर हो जाइए कि ये मेरा अच्छे से प्रिपेयर है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपसे फिर से पूछा जा सकता है, 19 में पूछा गया तो 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है आदर्श अमीटर व आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे आप लोगों को। ऑप्शन ए दिया 0 एवं अनंत, ऑप्शन बी अनंत व 0, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी अनंत। बहुत ही सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन का आंसर 2 बार कर रहे हैं, एक बार से ज्यादा किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखिएगा, जब मैं टॉप स्टूडेंट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उनका नाम वहां पे नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो आज के टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, जो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके जिनके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट होंगे, उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनका नाम भी बताऊंगा और प्लस उनका स्कोर भी बताऊंगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग टेस्ट दे रहे हैं उनके बारे में ये बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जो लाइव चैट में अपना आंसर कमेंट करके बता रहा है, मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बता रहा है और किसी क्वेश्चन का आंसर 2 बार नहीं कर रहा है, एक ही बार कर रहा है, उन्हीं सब स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे होगा। ध्यान रखिएगा, जो 2 बार कर रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर, मैं यहीं पे मान लूंगा कि उन्होंने आंसर अपना गलत किया। ध्यान रखिएगा, तो सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो आदर्श अमीटर होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, जो आदर्श अमीटर होता है इसका प्रतिरोध 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। फिर इसके बाद आदर्श वोल्ट मीटर भी आपसे पूछा गया है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। तो 0 और अनंत ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बारे में पूछा गया है कि आदर्श अमीटर व आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखिए जो आदर्श अमीटर होता है इसका प्रतिरोध 0 होता है और जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है इसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो 0 और अनंत ये क्रम से आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस आपके करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी में पहले अनंत दिया है, जबकि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, तो अनंत तो हो नहीं सकता। और दूसरा यहाँ पे 0 दिया है, क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, तो 0 हो नहीं सकता, और 0 और अनंत ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो बुक में लिखा हुआ है ठीक है वहीं से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं मिलेंगे आपको। देखिए जो स्टूडेंट बुक को अच्छे से रट भी लेगा तब भी यहाँ पे गारंटी नहीं होती कि आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बुक रटने से कोई फायदा नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चंस को बनाना सीखिए, थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़िए, तभी आप क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। इस टाइप का आज मैं आपको करीब 6ठा या 7वां क्वेश्चन करवा रहा हूं, और इससे पहले भी टेस्ट में मैंने आपसे कई बार पूछा हुआ है। आप सबको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है।
ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे, अपना करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। देखिए जितने क्वेश्चंस मैं आपको टेस्ट में करवाता हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनका टेस्ट देने का मन नहीं करता है, उनका ये कमेंट आएगा कि मुझे काम हो गया था, आज मैं अदर वर्क में बिजी था। सारे काम सबको 4 बजे होते हैं जब मैं टेस्ट लेता हूं, कोई टेस्ट देने नहीं आता। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट देने नहीं आ रहे उनके बारे में भी हम बात करेंगे बाद की वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कैसे, कितने स्टूडेंट्स इतने ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप टेस्ट देंगे तो आपका ही फायदा, अगर नहीं देंगे तो आपका नुकसान है। अब मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने पढ़े भी नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से कितनी बार कहता हूँ कि जितना पढ़ाया है उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं है। डेली एक कमेंट यही आएगा कि सर ये चैप्टर अभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन जो पढ़ाया है उसे नहीं पढ़ना है और जो नहीं पढ़ाया है वही सब आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। यही आप लोगों का कमेंट होता, तो मैं क्या करूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन ए होगा, यानी वी। ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वी। देखिए ये अरिहंत की बुक में आपका क्वेश्चन दिया गया है। देखिए मैंने क्वेश्चन में चेंज किया हुआ है, ऑप्शंस मैंने चेंज किए हुए हैं, क्योंकि देखिए जो बुक में एक्सरसाइज में लिखा है ना वही क्वेश्चन आपको थोड़ी ना मिलेगा। कि एग्जामिनर देखिए जो पेपर सेट करता है वो इतना बेवकूफ नहीं होता कि जो बुक में क्वेश्चन दिया वो सेम वही नोट कर दे पेपर में, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बुक के सेम क्वेश्चन आ जाते हैं और वो भी 1-2 क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलता है। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 2018 में ऐसा हुआ था कि आपके बुक के सभी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद से 2019, 2020 चेक कर लीजिएगा, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अपनी बुक से मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको अपनी जो आपकी बुक है उससे बाहर के क्वेश्चंस करवा देता हूं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या फिर देखिए क्वेश्चंस आपकी बुक के ही होते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक के होते हैं, लेकिन जो थ्योरी पार्ट होता है वहां से बनाया जाता है क्वेश्चन। और मैं आपको जब थ्योरी पार्ट पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं आपको सभी क्वेश्चंस डिटेल में बता देता हूं कि ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की, जब मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट पढ़ाता हूं ना तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं, आपका मन ही नहीं लगता पढ़ने में। तब आप लोग आपस में बात करते हैं, इधर उधर की सब बातें कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। अभी मैं बता दूं, अभी जब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा था गैसीय नियम वाला, 2-3 दिन मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट पढ़ाया हुआ था। वहां पे स्टूडेंट्स आते थे, मैं देखता था 1 ही 2 स्टूडेंट ऐसा होता था जिसका पढ़ाई में ध्यान होता था और सब तो आपस में बात ही करते रहते थे। तो मैं आपको बता दूं, बात करने के लिए आपको बाद में समय मिल जाएगा, लेकिन पेपर आपका एक ही बार होगा, एंट्रेंस एग्जाम भी आपका एक बार होगा। दोबारा आपको यहाँ पे फिर इस साल मौका नहीं मिलेगा, अगले साल आपको मौका मिलेगा, यानी 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जब पढ़ने आया कीजिए ना तो पढ़ाई पे फोकस किया कीजिए, इसके अलावा दूसरी बातों पर नहीं। लेकिन आपको ये करना ही नहीं है, जब आधे घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए तो वहां पे आपको बात करनी है, पढ़ना तो है नहीं। तो अगर ऐसा काम करेंगे तो आपका ही नुकसान है। मैंने देखा था इससे पहले जब मैंने आप लोगों की क्लास ली थी, वहां पे सभी स्टूडेंट्स यही कर रहे थे। मैंने कहा भी कई बार, लेकिन फिर भी कोई नहीं मान रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैंने आपको करीब 1 या 2 हफ्ते पहले ये क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोफोन, ऑप्शन बी ऑडियोफोन, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर और ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। बहुत ही सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, एक ही बार आपको आंसर करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जितना मैं क्वेश्चन आप लोगों को बाहर के क्वेश्चन कराता हूं आपकी बुक के, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे आपको काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ बुक से पढ़ लूंगा तो सब मिल जाएगा। या फिर कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे थिंकिंग क्या है कि कहीं पेड कोर्स हम ज्वाइन कर लेंगे तब हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पेड कोर्स से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आप चाहे जहां पे पढ़ लीजिए, जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेड कोर्स के चक्कर में मत पढ़ा कीजिए। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि मैं कोई पेड क्लास नहीं चलाता हूँ, बिल्कुल आप लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर भी एक ना एक स्टूडेंट मुझसे यही कमेंट करके डेली पूछ लेता है
कि क्या सर आप कोई पेड कोर्स चलाते हैं। और क्यों पूछता है मैं आपको यही बता देता हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स नए आते हैं जो हमसे जुड़ते हैं, तो वो इसलिए पूछते हैं। तो मैं नए स्टूडेंट्स को यहाँ पे बता रहा हूँ जो मुझसे अभी अभी जुड़ा हुआ है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि मैं कोई पेड क्लास नहीं चलाता, जो पढ़ाता हूँ बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, ईमानदारी के साथ। दो जगह वाला काम मुझसे नहीं होता कि एक जगह कुछ और पढ़ाऊँ, एक जगह कुछ और पढ़ाऊँ। ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम मैं नहीं करता हूँ। जो पढ़ाता हूँ एक जगह पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो मैं आपको फिर से एक बार कह दूं कि आपको ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप किसी टीचर से पढ़ते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सकती है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम पेड कोर्स ले लेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हाइड्रोफोन, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे गलत मिलान बताना है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक तरफ यहाँ पे धातु लिखा हुआ है और एक तरफ उनके अयस्क लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। देखिए ऑप्शन ए बी सी देख रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन डी में ये दिया है कि सभी मिलान सही है, ठीक है। आपको यहां पे बताना है कि इनमें से कोई मिलान गलत भी है या फिर सभी मिलान सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपने देख लिए, सोच समझ के बहुत ही अच्छे से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, तब अपना आंसर कीजिएगा। जल्दी मत कीजिएगा, अगर जल्दी करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो खुद पढ़ना पड़ेगा। बुक उठाइए, देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए, प्लस जो आपके पास बुक है उससे पढ़ लीजिए। अगर इतना पढ़ लेंगे ना, बुक में थ्योरी पार्ट आपका दिया होता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो तो मैं आपको पहले ही करवा देता हूँ, प्लस थ्योरी भी करवा देता हूँ। अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, वैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा देता हूँ ना, वो आपको किसी पेड कोर्स में देखने को नहीं मिलेगी। तो अपने पैसे वेस्ट मत किया कीजिए फालतू में, ध्यान रखिएगा। इस समय कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो पैसे अपने बचाइए, पैसे वेस्ट मत कीजिए। पहले मैंने आपको कई बार बताया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना कहां पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो यहाँ पे जो गलत मिलान आपका है वो है ऑप्शन ए वाला, ठीक है। सोडियम का लिखा हुआ है फ्लोर स्पार। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लोर स्पार है ये सोडियम का अयस्क नहीं होता है, ठीक है। ये जो फ्लोर स्पार है, फ्लोर स्पार ये किसका होता है? ये कैल्शियम का होता है। कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फ्लोर स्पार है कैल्शियम का होता है अयस्क, और फ्लोर स्पार का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, CaF2 होता है, ठीक है। तो फ्लोर स्पार ये सोडियम का अयस्क नहीं होता है। देखिए सोडियम का एक अयस्क होता है, मैं आपको बता दूं, फेल्सपार, ठीक है। फेल्सपार होता है। यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते, क्या होता है? फेल्सपार होता है, ठीक है। और ऑप्शन में यहां पे देखिए फ्लोरस्पार लिखा है। फ्लोरस्पार और फेल्सपार इसमें अंतर है। यहां पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्लोरस्पार ये किसका होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है, ध्यान रखिएगा। और जो फेल्सपार है ये सोडियम का होता है। अगर यहां पे फ्लोरस्पार की जगह फेल्सपार लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहां पे फ्लोरस्पार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम का जो अयस्क होता है ये फ्लोरस्पार नहीं होता, फ्लोरस्पार कैल्शियम का होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कैल्शियम यहाँ पे लिखा हुआ है। कैल्शियम का लाइमस्टोन होता है, करेक्ट है, यहाँ पे लाइमस्टोन होता है, चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। मैंगनीज का पायरोलुसाइट होता है, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। और सभी मिलान सही है, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पहला वाला मिलान गलत है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये गलत मिलान मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्यों करवाता हूं, क्योंकि आप चेक कीजिएगा 2020 का पेपर, वहां पे एक गलत मिलान वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आप चाहे 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम का लाइमस्टोन होता है, ये भी आपको लर्न हो जाएगा कि हाँ कैल्शियम का जो अयस्क होता है, कैल्शियम का कोई अयस्क लाइमस्टोन होता है, ये आपको याद हो जाएगा। मैंगनीज का पायरोलुसाइट होता है, सोडियम का फ्लोरस्पार होता नहीं, फेल्सपार होता है, एक अयस्क वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा तो कई अयस्क हैं,
सोडियम की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र और मात्र ये क्वेश्चन आपका 20 सेकंड का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 40 सेकंड का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, तब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा विद इन आप 20 सेकंड से भी कम में इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इसको सॉल्व कीजिए, अपना आंसर बताइए, तब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और आपको सॉल्व भी मैं करके बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए औसत चाल हमसे पूछा गया, यहाँ पे औसत चाल के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर, ठीक है, औसत चाल बराबर हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, 2v1 v2 और अपॉन में v1 प्लस v2, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ किनारे, छोटा सा लिख देता हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, 2v1 v2 और अपॉन में v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला होता है औसत चाल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे v1 और v2 की वैल्यू को कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है सबसे पहले, ये v1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, v1 की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया है ये v2 की वैल्यू हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में लाके रख दीजिए। तो 2v1 v2 यहाँ पे देखिए इनटू में है, क्योंकि ना प्लस है ना माइनस है ना डिवीजन का साइन है, इनटू में, तो 2 इंटू v1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे 20, v2 की वैल्यू 30, ये रख दिया, और अपॉन में आपका क्या होगा, v1 प्लस v2 यानी 20 और प्लस 30, ये आप यहां पे कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा लीजिए, जो ऊपर वाला पार्ट आपका है 2 इंटू 20 इंटू 30, तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 20 में 40 आपको मिलेगा, और 40 की मल्टीप्लाई आप 30 में करवाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऊपर 1200 आ जाएगा। ठीक है, 1200 यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, नीचे जगह है नहीं, इतना जो ऊपर वाला 2 गुणे 20 गुणे 30 करवाने पर आपको 1200 मिलेगा, और नीचे 20 और 30 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 50, क्योंकि 20 और 30 50 ही तो होता है। अब इस 0 से ये 0 आप कैंसिल कर दीजिए, ये 5 1 सा 5 हो जाएगा, ये 5 2 सा 10, 2 इधर जाएगा, 5 4 सा 20 हो जाएगा। क्या मिलेगा, 24 और किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, 24 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आप लगा पाएंगे बड़े आसानी से। देखिए इससे समय कम लगता है, अगर आप बेसिक मेथड यहाँ पे यूज करेंगे ना तो काफी टाइम लगेगा, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या लिखा है, CONH3, फिर यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है 6, फिर इसके पूरे के ऊपर यहाँ पे 3+ का चार्ज लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। में CO की ऑक्सीकरण संख्या, CO से मतलब कोबाल्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराए हैं। ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 2019 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया था, और जो पूछा गया था वो मैंने आपको करवाया हुआ था। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, इजी से इजी और हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन सब मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा और सॉल्व भी करके बताऊंगा। बहुत ही ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लगा पाएंगे, अगर नहीं पता है तो आपके लिए क्वेश्चन काफी फिर टफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना आंसर कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये सॉल्व करके डिटेल में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा लिखा क्या हुआ है, देखिए हमें यहाँ पे CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम X मान लेते हैं, तो CO को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। ठीक है,
x मान लिया, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, NH3, फिर बाहर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपका 6 लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक बार बताया हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, यानी 0 होता है। क्या बताया कि किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका NH3 दिया है, NH3 ये एक उदासीन अणु है, अतः इसमें उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी NH3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 लिख सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है और बाहर आपका 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 बाहर आपका लिखा है और NH3 की जगह हम 0 लिखेंगे, यानी 6 × 0 करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 ही मिलेगा, कोई फर्क होने वाला नहीं है। यानी इतना पार्ट जो आपका दिया हुआ था यहाँ पे, जो आप लोग देख पा रहे NH3 और ब्रैकेट के बाहर ये जो आपका 6 लिखा हुआ था, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0। कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यानी क्या हो जाएगा? x + 0 यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए पूरे पे +3 का चार्ज लगा हुआ है, ब्रैकेट आपका यहां पे लगा है, पूरे पे 3+ चार्ज लगा हुआ है, यानी इज इक्वल टू यहां पे आपका क्या आएगा? +3 आएगा। ठीक है, या फिर आप यहां पे डायरेक्ट 3 लिखिए। ठीक है, 3 लिखा है, इसका मतलब प्लस ही है। ठीक है, प्लस ही है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो x + 0 = 3 यहां पे हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम आगे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? देखिए x + 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी x = आपका क्या आएगा? +3, यही तो आएगा। तो x = +3 कहाँ पे दिया है? देखिए x हमने CO की ऑक्सीकरण संख्या को माना था, तो CO यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 निकली। कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, केवल और केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाता, मैं पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, चाहे आप जहां पढ़ते हो। देखिए इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे दिया है कि सिलिकॉन में अयुग्मित, ठीक है, सिलिकॉन में अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जिनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग आंसर ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 11th एंड 12th लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिलिकॉन में अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ऑर्बिटल जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तब आप बता पाएंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगर यह सब आपको पता है तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए, अगर किसी को आंसर आता है तो बताइए। और देखिए सिर्फ आंसर बताने से कुछ नहीं होता, आंसर तो यहाँ पे कोई ना कोई बता ही देगा। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इतने स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, कोई ए बताएगा, कोई बी बताएगा, कोई सी, कोई डी, एक तो सही बताएगा ही बताएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। अगर कॉन्सेप्ट सहित कोई बता पाए तो ये बात बड़ी होगी, ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब एग्जाम में जाएंगे वहां पे आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन सही है, आप गलत पे नहीं टिक कर सकते, नहीं तो फिर आपका माइनस मार्किंग वहां पे हो जाती है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे पूछी गई है। सिलिकॉन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो आपका होता है ये 14 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखिए सिलिकॉन को हम Si से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको करके दिखाता हूं। नीचे मैं कर रहा हूं यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2
और लास्ट में आपका यहाँ पे 3p2 आएगा। आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 और 12 यानी 12 और 2 करेंगे 14 आपको मिलेगा। एटॉमिक नंबर 14 तो है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऑर्बिटल्स बनाने होंगे, तब हम पता कर पाएंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे। तो देखिए 1s2 के लिए s ऑर्बिटल यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए s ऑर्बिटल है। इसका फिगर कैसे बनेगा, s ऑर्बिटल का ऐसे बनता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम ऐसे फिलअप करेंगे, ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। 2s2 यहाँ भी s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे देखिए s के लिए हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ये और एक ये कर दिया। फिर इसके बाद 2p6 है, 2p6 इसका बड़ा बनेगा, इसका ऑर्बिटल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आप लोगों ने क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। रुकिए मैं इसका नीचे बना देता हूँ, 2p6 का पहले बना के दिखा देता हूँ, फिर अभी मैं साफ कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये 1 2 और 3 ये फिलअप किया, फिर उसके बाद ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिया। ये 2p6 के लिए है। 2p6 का ये फिगर मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है p ऑर्बिटल के लिए ये है। फिर उसके बाद 3s2 आपका दिया है, ऊपर बना दे रहा हूं, तो s ऑर्बिटल है तो सेम ऐसे ही बनेगा जो पहले मैंने बनाया था। 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 और ये 2, ठीक है। फिर इसके बाद 3p2 आपका आ रहा है, इसका बनाते हैं, ऊपर बना दे रहा हूं, नीचे जगह है नहीं, ठीक है। इसका बनाएंगे तो p है, कैसे बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2। अब देखिए ये ऑर्बिटल आपका खाली हो रहा है, यहाँ पे खाली है ऑर्बिटल। अभी हम चाहे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और फिलअप कर सकते हैं। टोटल जो p ऑर्बिटल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही फिलअप है, यानी 4 अभी हम और फिलअप कर सकते हैं। और सब में देखिए 1s2 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका मैंने फिगर बनाया हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं s ऑर्बिटल का, यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन यानी ये जो ऑर्बिटल है पूरा फिलअप है, पूरा भरा हुआ है। यानी यहाँ पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में है, पेयर में है, देख लीजिए ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पेयर में है, अयुग्मित यहाँ पे एक भी नहीं है। 2s2 वाले में देखिए, इसमें भी s ऑर्बिटल, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फिलअप है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं है। फिर 2p6 में देखिए, क्योंकि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आपके फिलअप है टोटल, यहाँ पे ऑर्बिटल फुल, यहाँ भी एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर इसके बाद 3s2 वाला, ये देखिए ऊपर मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल दो ही है, यहाँ पे 3s2 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही फिलअप ही होते हैं यहाँ पे, ये भी आपका पूरा फुल है। अब 3p2 देखिए, 3p2 में देखिए p ऑर्बिटल में टोटल हम 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही फिलअप है, 2 ही फिलअप है। अभी हम चाहे आगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आगे और इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम यहाँ पे भरते, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तब ये जाके यहाँ पे ऑर्बिटल पूरा भर जाता, फिर यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इनका पेयर यहाँ पे नहीं है। पेयर तब बनता जब यहाँ पे ये पूरा फिलअप होता, ऐसे करके, ये ऐसे करके तब पेयर बनता, लेकिन यहाँ पे फिलअप है ही नहीं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 3p2 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया और खाली बचा हुआ है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये अयुग्मित हैं, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी सिलिकॉन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2 कहां दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। तो देखिए ये इजी क्वेश्चन नहीं था, ध्यान रखिएगा, ये मॉडरेट लेवल का भी नहीं था, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए ना, तो आप 3 से 4 बार सोचेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये 11th-12th लेवल का क्वेश्चन आपका है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आता अनपेयर्ड वाला, मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऑर्बिटल बनाना नहीं आता, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते, ये सब नहीं आता, कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, सिलिकॉन में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, मैं आप लोगों के सभी ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर रहा हूं, ऑप्शन चेंज मत कीजिएगा। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन का आंसर एक बार कीजिएगा
और लास्ट में अपना स्कोर ऑनेस्टी के साथ बताइएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आज कोई स्टूडेंट अपना स्कोर मुझे गलत बताएगा तो उसका नाम भी मैं वीडियो में जरूर लूंगा कि हाँ, इस स्टूडेंट ने अपना स्कोर जो था वो गलत बताया था। तो बहुत ही सोच समझ के अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट टाइम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया था, लेकिन उनका नाम मैंने वीडियो में नहीं लिया था कि इन स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर गलत बताया। लेकिन अगर आज कोई अपना स्कोर गलत बताएगा तो अगली वीडियो में उसका नाम जरूर होगा, मैं जरूर उसका नाम लूंगा कि हाँ, इस स्टूडेंट ने अपना स्कोर गलत बताया हुआ है। तो स्कोर अपना सही बताइएगा, चाहे आपके जितने क्वेश्चन करेक्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, समझ भी लिया होगा और आंसर भी कर लिया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ये ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर सेट करता है एग्जाम पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ताकि आप लोगों को हो कंफ्यूजन, ठीक है। क्योंकि देखिए, पेपर अगर आपका एकदम इजी बना दिया जाएगा तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3 15, यानी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर जो है ये तत्व का वो क्या है? 15 है। और एटॉमिक नंबर 15 होता किसका है? एटॉमिक नंबर जो 15 आपका होता है वो होता है फास्फोरस का। किसका होता है? फास्फोरस का। ध्यान रखिएगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। एटॉमिक नंबर कैसे पता किया मैंने? कुछ नहीं करना था, जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3 15। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हमने काउंट किए, ऐड किया, यही आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 15 हमें पता चल गया किसका होता है? फास्फोरस का। फिर इसके बाद पूछा गया कि आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? नीचे की बात हो रही है, ठीक इसके नीचे, बगल में नहीं पूछा जा रहा है, ना बगल में ना इससे पहले, ये नहीं पूछा जा रहा है, ना फिर इसके ऊपर, ये भी नहीं पूछा जा रहा है। पूछा आपसे जा रहा है कि इसके नीचे, ठीक है, आवर्त सारणी में इस तत्व के ठीक नीचे, यानी फास्फोरस के ठीक नीचे स्थित तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? तो देखिए, फास्फोरस के ठीक नीचे आपका उपस्थित क्या होता है? आर्सेनिक होता है, ठीक है, AS, आर्सेनिक को हम AS से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 33। कहां दिया हुआ है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते, ध्यान रखिएगा। हर एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ये सब क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए, फास्फोरस के ठीक नीचे आपका आर्सेनिक आता है और एटॉमिक नंबर इसका 33 होता है। यही तो पूछा गया था, समझ गए होंगे ना, नीचे पूछा गया था इसीलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपका है ये मॉडरेट लेवल का है। देखिए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है तो ये सब आंसर आप कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले तथा सामान्यतः रंगीन आयन बनाने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए अधातु, ऑप्शन बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी उपधातु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना 20 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा। ऑप्शंस में हमने यहाँ पे मैंने कुछ चेंज किया हुआ है, ऑप्शन में मैंने कुछ चेंज किया हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले तथा सामान्यतः रंगीन आयन बनाने वाले तत्व हैं। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। और मैं फिर से आपको एक बार यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रहा हूं कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर 2 बार कर रहे हैं या फिर अपना ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरू में स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताते हैं और बाद में वो क्वेश्चन लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके नहीं बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा तो ऐसे स्कोर बताइएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसे अनअटेम्प्ट बताइएगा, ध्यान रखिएगा,
ध्यान, ये आपको ध्यान रखना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3-4 क्वेश्चन का आंसर करेंगे और जब लास्ट में टेस्ट खत्म हो जाएगा तो बताएंगे कि मेरा 15 में से 13 सही था, 15 में से 12 सही था, लेकिन अटेम्प्ट किए ही नहीं होते हैं, फिर भी सही हो जाता। तो ऐसा काम मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, संक्रमण तत्व हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले तथा सामान्यतः रंगीन आयन बनाने वाले तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। और देखिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस टेस्ट में आप लोगों से वही पूछता हूं, बस थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज कर देता हूं या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूं। और स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं देने आते, जो कुछ वीआईपी अपने आप को समझते हैं वो टेस्ट देने नहीं आते, और जो टेस्ट नहीं देता है उसको बाद में पता चलेगा उसका नुकसान क्या हो रहा है, अभी नहीं पता चलेगा। सिर्फ कमेंट करने के लिए ये आ जाएंगे कि हाँ सर सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, लेकिन जब टेस्ट होता है तो वहां पे क्या सोचते हैं, क्या टेस्ट और वैसे ही टेस्ट होता है, टेस्ट देने से हमारा कोई फायदा होने वाला है नहीं, बस हमारा किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाए ये सोच रखते हैं। तो ऐसी थिंकिंग मत रखिएगा। अगर टेस्ट नहीं देंगे तो जब पेपर देने जाएंगे वहां पे, तो वहां पे कैसे करेंगे। बहाने आप लोग बहुत बनाते हैं कि आज मुझे काम था, यहाँ काम था, वहाँ काम था। तो ऐसा ही बहाना जब आप लोगों का पेपर होगा ऑनलाइन, जब ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्जाम होगा वहां भी बना दीजिएगा, मत जाइएगा पेपर देने। तो वहां पे ऐसा बहाना नहीं बना सकते ना, तो यहां भी मत बनाइए, टेस्ट देने आइए, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आज मैं आपसे ये 5वीं बार पूछ रहा हूं, तो इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी दिया है 1 और अनंत के बीच। ये आपका दिया है। देखिए मैं ऑप्शंस में ही थोड़ा बहुत चेंज करता हूं और क्वेश्चन आपका सेम वही होता है। ठीक है, ऑप्शंस में चेंज कर देता हूं, यही पे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो सोच समझ के एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर अपना आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है क्वेश्चन, आंसर आपको यहाँ पे बताना, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर भी लिया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो समतल दर्पण है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, क्या होती है, अनंत यानी इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। ये आपको ध्यान रखना, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और तुरंत आपको 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ कि परमाणु क्रमांक 43 वाले रासायनिक तत्व का नाम क्या है। केवल और केवल 10 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, तुरंत आपको आंसर करना है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो तुरंत बता देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 10 सेकंड का समय मैंने आपको दिया था, इससे ज्यादा का समय मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 43 ये किसका होता है, एटॉमिक नंबर 43 ये टेक्नीशियम का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एलिमेंट होता है आपका। टेक्नीशियम को हम टीसी से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 43। तो जितने स्टूडेंट्स ने मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर बताया है उनका आंसर यहाँ पे मैं करेक्ट मानूंगा, अगर उन्होंने करेक्ट बताया है तो। लेकिन जितने स्टूडेंट्स ने मेरे बाद यहाँ पे आंसर बताया है उनका आंसर मैं यहाँ पे करेक्ट नहीं मानूंगा। मैंने आपको 10 सेकंड का ही समय यहाँ पे दिया था। क्यों 10 सेकंड का समय दिया था, क्योंकि इससे ज्यादा का समय आपको इस क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका लिखा है 43। अगर आपको याद होगा कि हाँ 43 इस तत्व का होता तो तुरंत आप बता देंगे। 10 सेकंड से भी आपको कम समय लगना चाहिए, इसीलिए 10 सेकंड के अंदर इतना जल्दी मैंने आपको आंसर बताया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता ना तो स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन को ढूंढने भी लग जाते, तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, पहले इसलिए बता दिया ताकि आप लोग कहीं सर्च ना कर सके, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट होते हैं वो तुरंत सर्च करने लगते हैं, कोई बुक लेके बैठा होगा, कुछ भी कर सकता है कोई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम ये एलिमेंट होता है, टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 43 होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 43 आपका लिखा ही हुआ है। परमाणु क्रमांक 43 वाले रासायनिक तत्वों का नाम आपको बताना था, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाएगा, ऐसे पूछे जाएंगे। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये नहीं पूछा जाएगा कि
कि परमाणु क्रमांक 6 वाले रासायनिक तत्वों का नाम बताइए। ये बच्चों वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो आप तुरंत बताएंगे कि हाँ इसका तो कार्बन होता है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वो लर्न करते हैं एटॉमिक नंबर 20 तक याद कर लेते हैं, नहीं तो 24-25 तक याद कर लेते हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, कम से कम 45 या फिर 50 तक के तत्वों के नाम, उनके एटॉमिक नंबर लर्न कर लीजिए। जिन्होंने लर्न किया होगा यहाँ पे आंसर कर पाए होंगे। तो देखिए टेस्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। क्वेश्चंस इजी थे, मॉडरेट लेवल के थे या फिर हाई लेवल के थे। फिर उसके बाद अपना स्कोर बताइएगा। स्कोर आप लोग कमेंट करके करेक्ट अपना बताइएगा। और एक एक स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चाहे आपका स्कोर जितना खराब हो लेकिन आपको बताना है, या फिर चाहे जितना अच्छा हो, ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अच्छे से इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा सभी स्टूडेंट्स ने। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ये लग रहा है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपका स्कोर अच्छा हो चाहे आपका बेकार हो स्कोर, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। एक एक स्टूडेंट्स का मैं स्कोर चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में। लाइव चैट में तो चेक ही होगा, वहां पे तो मैं आंसर चेक करूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है और ईमानदारी के साथ, ठीक है। और अगर आज के इस टेस्ट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि उस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूं, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।